रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अनिकेत को नींद में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी, जिसे सुनकर वो उठकर छत की ओर जाता है और छत से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी जानवी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ? आप छत पर कैसे आए? आप तो सो रहे थे और ये कूदने क्यों जा रहे थे आप? पता नहीं, मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो मुझे बुला रही थी, जिसे सुनकर मेरे कदम खुद ब खुद चल पड़े। बाकी मुझे नहीं याद। क्या लगता है आपको नींद में चलने की बीमारी हो गई है? चलिए नीचे चलिए मेरे साथ और सो जाइए। इतना कहकर दोनों उस बात को भूलकर अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जानवी किचन में काम कर रही होती है। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और उसे किसी के पास होने का एहसास होता है और डर के मारे उसके माथे पर पसीना आने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे सफेद साड़ी में एक बेहद डरावनी शक्ल वाली औरत नजर आती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। जानवी की आवाज सुनकर उसकी सास सरोज भागकर उसके पास आती है और उसे होश में लाकर बोलती है, क्या हुआ बहू? तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी और बेहोश कैसे हो गई थी? माँ जी, किचन में कोई बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत थी जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई। मैं जब से वापस आई हूँ मुझे महसूस होता है कि जैसे हमारे घर में किसी औरत की आत्मा हो। तू परेशान मत हो बहू, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर सरोज वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और आंखें बंद करके सोचने लगती है। अब तो बहू को भी सब महसूस होने लगा है जो हमें बहुत समय से हो रहा है। कहीं उसी की आत्मा तो नहीं? आखिर सरोज किसकी आत्मा के बारे में बात कर रही थी? सभी लोगों को क्या महसूस हो रहा था, ये जानने के लिए चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। अनिकेत अपनी पत्नी जानवी और माँ सरोज के साथ बहुत खुश था। जानवी को घूमने फिरने, खाने पीने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था और अनिकेत उसकी सारी इच्छा पूरी भी करता था। लेकिन अचानक ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है और वो जानवी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जानवी उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है और कई सालों तक अनिकेत से कोई कांटेक्ट नहीं रखती। बहुत समय बीत जाता है, हालत में सुधार आ जाता है, लेकिन जानवी वापस नहीं आती और सरोज से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती, जिसके चलते वो कुछ समय बाद अपने बेटे की शादी एक आकांक्षा नाम की लड़की से करवाती है और अनिकेत फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक रोज अनिकेत आकांक्षा को कॉल करके बोलता है, मैडम, पूरे दिन घर में ही बिजी रहती हो, थोड़ा ध्यान इस पति पर भी दे दो। अच्छा अनु जी, कहिए क्या चाहिए? अनु? मेरा नाम अनिकेत है मैडम, अनु नहीं। जानती हूँ, मैंने आपका निकनेम रख दिया, अच्छा है ना? तुम प्यार से कुछ भी बोलो, सब अच्छा है। अच्छा इतना प्यार? तो ये बताइए कॉल क्यों किया था? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से रेडी होकर शाम को शिव मंदिर के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा, हम मूवी देखने जाएंगे। ओके, आ जाऊंगी। आकांक्षा तैयार होकर जैसे ही घर से निकलती है कि तभी वो देखती है कि एक कार बहुत तेजी से एक छोटे बच्चे की तरफ आ रही है और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है और अनिकेत फिर से उदास हो जाता है। इस बात को कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक रोज उसकी पहली पत्नी जानवी अपने घर वापस आती है और अपने पति और सास से अपने किए की माफी मांगने लगती है। दोनों जानवी को माफ कर देते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन अनिकेत की दूसरी पत्नी के बारे में उसे कोई कुछ नहीं बताता। सरोज की ये सब सोचते सोचते आंख लग जाती है और वो सपना देखती है कि एक डरावनी शक्ल की औरत उसके पास आकर बोली, मुझे मरे 6 महीने भी नहीं हुए और तूने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो आत्मा सरोज का गला दबाने लगती है और डर के मारे सरोज के पसीने छूट जाते हैं
और उसकी आंखें खुल जाती है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इस घर में आकांक्षा की ही आत्मा है। इतने में ही उसे जानवी की आवाज आती है और वो बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, आ जाइए। आती हूँ बहू। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी आकांक्षा की आत्मा जानवी के शरीर में प्रवेश करके दूध का ग्लास लेकर कमरे में आती है और अनिकेत को देते हुए बोलती है, अनु जी दूध पी लीजिए, बाकी काम बाद में करना वरना दूध ठंडा हो जाएगा। अनु, क्या तुम इस नाम से मुझे क्यों बुला रही हो? और तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा नाम? अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और आपको कौन अनु कहकर बुलाया करता था? क्यों आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? नहीं, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। नहीं जानते मुझे? अभी मुझे मरे 6 महीने भी नहीं हुए थे और मुझे भूल गए। मैं इसी घर में रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी जिंदा। इतना सुनते ही अनिकेत भागते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है। उसकी बात सुनकर सरोज भी अपने साथ हुई सारी बातें बताती है। मुझे लगता है कि आकांक्षा की अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा इसी घर में भटक रही है। हम सभी को परेशान भी कर रही है। जरूर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा है वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा हमने उसके साथ क्या गलत किया है जो वो हमें परेशान कर रही है। मुझे लगता है अब इसमें हमारी मदद बाबा ही कर सकते हैं। मैं कल ही उनको अपने घर बुलाती हूँ। इतना कहकर अगले दिन सरोज एक सिद्ध बाबा को घर बुलाती है। घर आते ही बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ तो किसी आत्मा का वास है। फिर भी वो सरोज से उसकी परेशानी के बारे में सुनते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे घर में कदम रखते ही मैं समझ गया था कि तुम्हारे घर में किसी आत्मा का वास है। हाँ बाबा, हमें भी उसके होने का एहसास होता है। बाबा, मुझे लगता है वो मेरी दूसरी बहू आकांक्षा की आत्मा है। तू परेशान मत हो, मैं खुद ही उसे बुलाकर पूछ लेता हूँ। तू बस ये गंगा जल पूरे घर में डाल दे, वो जहाँ भी होगी सामने आ जाएगी। जानवी अपने कमरे में होती है तो वहीं सरोज बाबा की बात मानकर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करती है, जिससे डरकर आकांक्षा की आत्मा जो जानवी के शरीर में थी निकलकर सबके सामने आती है और उसी वक्त जानवी कमरे में बेहोश हो जाती है। हॉल में सब अपने सामने आत्मा को देखकर डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। तभी सबके सामने आने पर आकांक्षा बोलती है, ए बाबा, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तू इन सबको क्यों परेशान कर रही है? ये सब तो तेरे ही घर वाले हैं। नहीं, इसमें से कोई नहीं है मेरा, किसी को नहीं बख्शूंगी। तेरी इनसे दुश्मनी क्या है? क्यों परेशान कर रही है इन्हें? इन लोगों ने तो तुझे मारा भी नहीं है। तेरी मौत एक दुर्घटना है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अभी मुझे मरे 6 महीने भी नहीं हुए थे और इन लोगों ने मेरी जगह इस औरत को दे दी, मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी और मुझे भूल गए। इतनी आसानी से मैं खुद को भूलने नहीं दूंगी। इन लोगों का मैं जीना हराम कर दूंगी। अगर मुझे चैन नहीं मिला तो मैं इन्हें भी चैन नहीं लेने दूंगी। हे भगवान, इसको पता तो नहीं है कि ये उसकी पहली नहीं दूसरी पत्नी थी। अगर इसको ये पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। अब तू मुझे मजबूर कर रही है तुझ पर अपने मंत्रों का प्रयोग करने के लिए। तुझे अपनी दुनिया में जाना ही होगा। इतना कहकर बाबा अपने मंत्रों से उस घर में एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। उस आत्मा को घर से जाने के लिए मजबूर करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय बताकर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जानवी को होश आता है और उसका पति और सास उसे सब बताते हैं और कुछ दिनों बाद सभी लोग मिलकर आकांक्षा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं ताकि वो फिर कभी वापस ना आ सके। सत्यम अपने नाम का बिल्कुल उल्टा था। सच बोलना तो जैसे उसकी जुबान से निकले शब्दों की बेइज्जती करना था। उसकी जुबान से निकलता था तो बस चीजों को बढ़ा चढ़ाकर फैलाना, यानी कि चुगली करना। परिवार में उसकी माँ हेमा, बहन सुमिता और उसकी पत्नी रिधिमा रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी हेमा बोलती है, बहू सुन जरा, वो गांव वाली नीना मौसी है ना, वो शायद आएंगी घर। तुम तैयारियां कर लेना, तुम तो जानती हो ना उनको क्या क्या पसंद है। जी जी माँ जी, मैं सब कर दूंगी। आज मैं उनकी पसंद का सारा सामान ले आती हूँ।
माँ मैं क्या कह रहा था, मौसी को मना कर दो आप। पर क्यों लल्ला, क्या हुआ? अरे माँ, तुम सुमिता, रिद्धिमा इतना सब करती हो उनके लिए, पर मैंने मौसी को कहते सुना था कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। बहुरिया ठंडा बासी खाना देती है, जरा भी ध्यान नहीं रखती। कीड़े पड़े ऐसे परिवार वालों को। क्या मौसी ने ऐसा कहा? यकीन नहीं होता मुझे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं लल्ला, तू क्यों झूठ बोलेगा? जीजी को मैं कभी नहीं आने दूँ अब इस घर में। आज के आज मना कर दूंगी। सभी लोग नाश्ता खत्म करते हैं और सत्यम ऑफिस के लिए निकल जाता है और हेमा भी नीना को कॉल करके घर आने से मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद शाम होती है और सत्यम घर वापस आता है और फ्रेश होने के लिए कमरे में जाता है, जहां रिद्धिमा उससे बोलती है, जी आपने ये नीना मौसी वाली बात माँ जी को क्यों बताई? आप जानते भी हैं आज उन दोनों के बीच में कितनी बहस हुई है। अरे तो गलत क्या कहा मैंने? जो सस्ता वही कहा है। जी लेकिन इस तरह से कहा वो सही नहीं था। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बातें इधर से उधर मत किया कीजिए। आप सुनते ही नहीं हैं। चुगली करना बंद कर दीजिए अब आप। जी मैडम, मैंने कोई चुगली नहीं की है। अपना ज्ञान अपने पास रखो और खाना लगा दो, भूख लगी है। इतना कहकर वो अपने रूम से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सत्यम की चुगलियां करने की आदत बढ़ती जाती है। घर तो घर, वो तो ऑफिस में भी लोगों की बातों को इधर से उधर किया करता, जिसके चलते कई बार लोगों का आपस में झगड़ा होता और सत्यम इसका लुत्फ उठाता। पर रिद्धिमा अपने पति की हरकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो उसकी बातों में नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन सुमिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्क में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सत्यम उसे देख लेता है और जल्दी से घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। शाम को जैसे ही सुमिता घर आती है, तभी हेमा उससे बोलती है, आ गई महारानी सैर सपाटा करके। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ सब जानती हूँ, तू आज फिर उस हमारा लड़के से मिलने गई थी। हे भगवान, माँ को कौन बता गया ये सब? माँ माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। होगा तो तब ना, जब तू इस लायक होगी। इससे पहले तू कोई और कांड करे, मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर सुमिता उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ ही वक्त बाद एक अच्छा रिश्ता देखकर हेमा सुमिता की शादी करवा देती है। वक्त बीतता जाता है, पर सत्यम की चुगली करने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर पड़ोस वाली रीता आंटी आती है और रिद्धिमा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और उनके साथ बातें करने लगती है। तभी रीता बोलती है, अरे बेटा, तेरी सास तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, माँ जी तो मुझे सुमिता की तरह ही प्यार करती हैं। और तेरा हस्बैंड वो कैसा है? माँ का लाडला है या जोरू का गुलाम? जी सब ठीक है, ना वो गुलाम है ना वो लाडली है, परफेक्ट है मेरे हस्बैंड एकदम। चल बढ़िया, और बता कोई खुशखबरी है मुझे या तेरी ननन को? जी आंटी जी, अभी तो वैसी कोई खुशखबरी नहीं है, होगी तो जरूर बताऊंगी। वैसे बुरा न माने तो एक बात कहूँ, तेरा पति बहुत बड़ा चुगलखोर है। परसों उसने मुझे कहा कि वो बगल वाली कांता है, वो पूरे मोहल्ले में मेरी बुराइयां करती फिर रही है। और मैं भी सत्यम की बातों में आ गई और मैं राशन पानी लेकर कांता पर चढ़ गई। लेकिन बाद में मुझे पता चला वो तो एकदम झूठ बोल रहा था, वो तो बल्कि तारीफें कर रही थी मेरी। माफ करना आंटी जी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए मैं माँ जी से इस बारे में बात भी करूँगी। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद रीता वहाँ से चली जाती है, पर दोनों की ये सारी बातें सत्यम सुन लेता है और खुद से बोलता है, ये आंटी मेरी शिकायत लेकर मेरे घर आई है और मेरी बीवी मेरा साथ देने की जगह उसकी हाँ में हाँ मिला रही है और माँ जी को बताने के बारे में सोच रही है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। सत्यम बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और रिद्धिमा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। तो वहीं सत्यम मौका पाकर अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ हेमा आराम से माला जप रही होती है। सत्यम अपनी माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगता है। तभी हेमा बोलती है, का हुआ लल्ला, क्या बात है?
आज माँ का इतना ख्याल रखने का मन कर रहा है तेरा। माँ क्या करूँ, बस रिद्धिमा तो मुझे लगता नहीं है कि कभी आपकी सेवा करेगी। क्यों लल्ला, ऐसा क्यों कह रहा है तू? माँ ये गलत होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, चुगली करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे लल्ला, तू मुझे बता क्या बात है, बाकी तो मैं अपने आप देख लूंगी। माँ वो बात ये है कि आज रीता आंटी आई थी और मैंने रिद्धिमा को बात करते सुना। वो कह रही थी कि आप उससे एकदम कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती हैं। आप किसी नागिन से कम नहीं हैं। जब से वो इस घर में आई है आपने कभी उसे कोई सुख नहीं दिया, उल्टा उसकी जान चूस रखी है अपने ताने दे देकर। और तो और कह रही थी कि उसका बस चले तो वो आपको जहर देकर मार दे। अपनी बीवी की झूठी चुगलियां करके वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बातों से हेमा के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगता है और वो गुस्से में तनतनाती हुई रिद्धिमा के पास जाती है, जो कि रसोई में खाना बना रही होती है। हेमा ना आओ देखती है ना ताओ और रिद्धिमा को जोरदार चांटा लगा देती है और बोलती है, अरे बेशर्म लुगाई, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में झूठ बोलते हुए? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझे मार क्यों रही हैं? अब मुझे भी झूठ बोल रही है? अरे मैं सब समझ गई हूँ, तेरी सारी सच्चाई अब मेरे सामने आ गई है। पर माँ जी, हुआ क्या है? एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहुत तेज चल रही है मेरे सामने, मुझे जहर देकर मारना चाहती है ना? माँ जी, ये सब आप क्या बोले जा रही हैं? भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। रिद्धिमा की बात सुनकर हेमा उसे पूरी बात बताती है, जो भी उससे सत्यम ने कहा था। जिसके बाद रिद्धिमा बोलती है, ओ, तो ये सब सत्यम जी का किया धरा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। माँ जी, जरा आप उन्हें यहाँ बुलाइए और मैं रीता आंटी को बुलाती हूँ और फिर पता चलेगा कि सच क्या है। बहुत हो गया, आज तो इनका ये चुगली का खेल मैं बंद करके रहूंगी। जिसके बाद हेमा सत्यम को हॉल में बुलाती है और वहीं रीता और रिद्धिमा भी होते हैं। रीता सारी बात हेमा को बताती है कि किस तरह उसकी बहू ने उसके सामने उसकी तारीफ की थी और उसके बेटे की वजह से उसकी और कांता की लड़ाई हुई थी। ये सब सुनकर हेमा हक्की बक्की रह जाती है और तभी रिद्धिमा बोलती है, सत्यम जी, अब आप सच कहेंगे या एक दो गवाह और पेश करूं? रीता आंटी ने जो भी कहा है वो सच कहा है। मैंने आपसे जो भी कहा वो झूठ था। मुझे चुगली करने में मजा आता है, इसीलिए मैं बातों को इधर उधर करता था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि रिद्धिमा ये बात आप तक पहुंचा रही है तो मैंने सोच लिया कि इससे पहले वो कुछ कहे मैं ही आपकी नजरों में उसे गलत साबित कर दूंगा, ताकि आपको कुछ भी कहे तो आपको यकीन ना हो। देख ली हेमा अपने लल्ला की करतूत। अरे चलता फिरता परमाणु बम है ये, जो सच्ची झूठी बातें इधर उधर लगा के कहीं भी आग लगा देता है। अरे भला ऐसा कौन करता है? माँ जी, अब तो सारा सच आपके सामने आ चुका है ना, या अब भी सफाई देनी है आपको कोई? नहीं नहीं बहू, माफ कर दे, मेरी गलती है। मैं पल भर में ही इस नालायक की बातों में आ गई, बिना ये सोचे समझे कि तू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे गधे, तेरा नाम सत्यम इसलिए रखा था कि तू सच बोले, पर तू तो मेरी नाक कटवाने में लगा है। सत्यम जी, कम से कम अब तो समझ जाइए, चुगली करने से कभी किसी का भला नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। अब चुगली करना छोड़ दीजिए। सभी की बातें सुनकर सत्यम का सर शर्म से झुक जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि चुगली करना कितना गलत है। गुजरते वक्त के साथ सत्यम अपनी चुगली करने की आदत छोड़ देता है और अपने नाम की तरह ही सत्य बोलना शुरू करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।